देखिए बच्चों, मिट्टियों की हमारे यहाँ बात चल रही थी। मिट्टी जो होती है संसाधन में, तो दो मिट्टियों का वर्णन हम पहले कर चुके हैं, दो मिट्टियाँ पहले बता चुके हैं। उसके बाद तीसरी मिट्टी जो आती है वो आती है चेस्टनट मिट्टी। ये जो चेस्टनट मिट्टी जो है, ये मिट्टी नदी जो होती है उन नदी द्वारा, जैसे कोई नदी वहाँ क्षेत्र नदी है, नदी का जल जैसे वहां कर आ रहा है, तो वो नदी का जल, जैसे यहाँ से ये नदी का जल है, ये नदी अपने साथ जल है, तो यहाँ जो ये नदी आएगी, ये नदी अपने साथ कंकर पत्थर तलछट जो लाती है, उस तलछट के जमने से, उन तलछट के होने से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। इसी मिट्टी के अंतर्गत, इसी मिट्टी में जैसे आपने कई बार देखा होगा खादर और बांगर क्षेत्र बनते हैं। खादर जो आपके बनते हैं, खादर और बांगर, ये क्षेत्र भी आपके यहीं बनते हैं, क्योंकि मिट्टी जो होती है उन मिट्टी द्वारा तलछट जो होते हैं बहाकर कुछ लाया जाता है, बहाकर लाने के कारण वहां पर जो नदियां होती है उन नदियों के साथ तलछट आते हैं, कुछ जम जाते हैं, कुछ नदियों के साथ कंकर पत्थर धीरे धीरे बह जाते हैं, उनसे इसका निर्माण होता है चेस्टनट मिट्टी का। तो वो नदियां लाकर, क्योंकि ये उपजाऊ सर्वाधिक होती है, क्योंकि नदी जो होती है अपने साथ जैसे जैसे अपने साथ तलछट लाती रहती है। अब की बार ये तलछट लाया, इस पर जमाव क्षेत्र यानी कि उपजाऊपन कम हुआ, अगली बार वर्षा होगी फिर आ जाएगा, फिर उसके बाद ऊपर होता जाएगा कि तलछट आता जाएगा। चेस्टनट मिट्टी का निर्माण जो है नदियों द्वारा, किसके द्वारा, नदियां जो अपने बहा कर आएंगी, इन नदियों द्वारा बहाए गए तलछट जो होते हैं उन तलछटों से इसका निर्माण होता है। चेस्टनट मिट्टी जो है मध्यम कण वाली है। हमने आपके कणों के या आकार के आधार पर मिट्टी बताई थी। आकार के आधार पर तीन प्रकार की मिट्टी बताई थी। यहाँ पर जो है वो तीन प्रकार की बताई थी आपको। पहली मध्यम मोटे कण वाली और बारीक, ठीक है। तो ये मध्यम कण वाली ये मिट्टी है, चेस्टनट मिट्टी जो है वो आपकी कैसे कण वाली मिट्टी है, मध्यम कण वाली मिट्टी है। ना तो इसके कण मोटे होते हैं, नहीं हल्के होते हैं, मीडियम कण वाली ये मिट्टी है। इस मिट्टी का अन्य नाम उपजाऊपन है, सर्वाधिक उपजाऊ है, नदियों द्वारा तलछट लाए गए उनसे इसका निर्माण होता है, इसीलिए ये चेस्टनट मिट्टी जो है वो सबसे उपजाऊपन है। इस चेस्टनट मिट्टी का अन्य नाम जो है, जैसे हम कहें दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी, जलोढ़, काप मिट्टी, या कहें कि एल्फी सोल्ट्स, हम इसे एल्फी सोल्ट्स जो मिट्टी है, एल्फी सोल्ट्स भी हम इसे बोल सकते हैं। यानी कि ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी के निर्माण की अगर बात करें तो नदियों द्वारा लाए गए तलछट जो होते हैं उन तलछटों से इसका निर्माण होता है। इसके अन्य नामों में जैसे दोमट मिट्टी है, कछारी, जलोढ़, काप या एल्फी सोल्ट्स हम इसे जानते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये इसमें लिख रहा है कि यह मिट्टी कृषि की दृष्टि से उपजाऊ, सर्वाधिक उपजाऊ, सबसे ज्यादा उपजाऊपन पाया जाता है इस मिट्टी में। कृषि अगर आप करते हो तो कृषि की दृष्टि से चेस्टनट मिट्टी जो है, या फिर इसे एल्फी सोल्ट्स आप कह सकते हो, ये मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊपन पाया जाता है। इसमें पोटास, अम्ल, नमक और वनस्पति, यानी कि इसलिए देखो पोटास पाया जाता है, अम्ल, नमक, या वनस्पति जो होती है, सबसे बड़ी बात ये वनस्पति जो होती है, वनस्पति का अंश पाया जाता है। वनस्पति जो होती है, पेड़ पौधे जैसे ही पतझड़ हो जाते हैं पेड़, उनके बाद उनके पत्ते जो है वो नीचे धरातल के अंदर है, भूमि में ही सड़ गल जाते हैं, मिल जाते हैं, और पोटास की मात्रा बढ़ाते हैं, उपजाऊपन उसमें बढ़ा देते हैं। तो इसमें पोटास, अम्ल, नमक और वनस्पति जो वनस्पति अंश सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए ये मिट्टी कैसी होगी, आपकी उपजाऊ मिट्टी होगी, ठीक है। चेस्टनट मिट्टी आपकी उपजाऊ होगी। इसके रंग की बात करें तो रंग इसका क्या होता है, जैसे हो सकता है हल्का कत्थई रंग हो, या काला हल्का पीला रंग जो होता है वो पाया जा सकता है आपका। बाकी हल्का कत्थई रंग जो होता है, ये कत्थई जैसा होता है, वो कत्थई रंग हल्का होता है, वो आपके कामयाब होता है। उसके बाद ये कि क्षेत्र, ये जो है चेस्टनट मिट्टी जो है, चेस्टनट मिट्टी मैंने पहले ही कहा था, जो नदियां जो होती है, नदियां अपने साथ जो क्षेत्र लाती है, नदियां जो बह कर आती है, 12मासी नदी जो बरसात के समय चलती रहती है, 12मासी नदियां जो निरंतर पानी में चलता रहता है, वो अपने साथ कुल तलछट बहा कर लाती है। निर्माण भी किससे हो रहा है, तलछट से। तो तलछट अपने साथ जो बहा कर लाती है उन नदियों के साथ, देखो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि इन राज्यों में, जैसे यमुना, गंगा, सरस्वती जो है, यमुना गंगा है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, कावेरी नदी है, उन नदियों द्वारा जो जल लाया जाता है, उस जल के भाव क्षेत्र से तलछट आते हैं, और उन तलछटों से नई मृदा का निर्माण होता है, और नई मृदा का निर्माण होगा तो उपजाऊपन भी सबसे ज्यादा पाया जाएगा। इसी चेस्टनट मिट्टी की अगर बात करें तो खादर और बांगर क्षेत्र जो है दो भी ऐसे पाएंगे, क्योंकि नदियां हैं, नदियां अपने साथ तलछट बहा कर लाएंगी, तलछट बहा कर लाएंगे तो वो एक स्थान ऊंचे स्थान पर छोड़ती जाएगी, नीचे स्थान से लेती जाएगी। तो ऊंचे स्थान जो छोड़ते हैं खादर, जो पुराने स्थान होते हैं जहां पर उपजाऊपन कम होता जाता है, और नए जो बांगर क्षेत्र होते हैं जहां नदियां बहाकर लाए जाते हैं, नए नए तलछट लाते हैं, वहां पर उपजाऊपन ज्यादा होता है। तो ये आपकी चेस्टनट मिट्टी थी, यानी कि कृषि की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सर्वाधिक उपजाऊपन जो पाया जाता है चेस्टनट। इसके अन्य नाम है दोमट मिट्टी, आप कहो इसे
कछारी जलोढ़ काप आप कह सकते हो, एल्फिसोल आप इस मिट्टी को कह सकते हो, पोटास अम्ल की इसमें अधिकता पाई जाती है। तो ये मिट्टी चेस्टनट मिट्टी जो है सर्वाधिक उपजाऊपन, कृषि की दृष्टि से सबसे ज्यादा उपजाऊपन पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 4 मिट्टी, चौथी। देखिए बच्चों, उसके बाद आती है हमारी मिट्टियां जो चल रही हैं, उसके बाद चौथी मिट्टी जो आती है वो मिट्टी आती है काली मृदा। काली मृदा यानी कि ब्लैक सॉइल्स। काली मृदा जो होती है, इस काली मृदा का निर्माण जो होता है, काली मृदा जो है, इस काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी जो होता है, ज्वालामुखी का उद्गार जब होता है, ज्वालामुखी उद्गार होने के बाद जैसे लावा जमता है तो उसके बाद इसका निर्माण होता है। काली मिट्टी जो है, चिकनी या काली मिट्टी जिसे कहें। कई बार आपने देखा होगा कि आपको जो देखा है राजस्थान के दक्षिणी भाग जो है या दक्षिणी पठार जो है, उस दक्षिणी पठार में ज्वालामुखी का जैसे निर्माण हुआ, उस ज्वालामुखी के निर्माण के बाद वहां पर काली मिट्टी जो है, ब्लैक सॉइल जो है, उसकी अधिकता पाई गई। अधिकता इसलिए पाई गई क्योंकि इसका निर्माण जो था वो निर्माण आपका कैसे हो रहा है, इन ज्वालामुखियों से निकलने वाला लावा, ज्वालामुखियों से जो लावा निकलता है, उस लावा के निकलने से, लावा के निकलकर ठंडा ऊपर जमने से जो होता है, उसके बाद काली मृदा का निर्माण होता है। ये मिट्टी जो है, काली मिट्टी जो है, इस काली मिट्टी को आप जो लोग गेहूं, कपास, गन्ना, रबड़, चाय, कॉफी, ये है उन वस्तुओं को आप उत्पादन कर सकते हो, उन कृषि को आप उत्पादन कर सकते हो जिनके लिए अत्यधिक मात्रा में ये जो है काली मिट्टी जो है, इस काली मिट्टी की एक विशेषता है, ये जल जो है उस जल को धारण करके रखती है। जल सोखती नहीं है, जल को लेट समय तक धारण करती है। आपने चिकनी मिट्टी जो है या काली मिट्टी कहे से, इसमें अगर आपने पानी डाल दिया तो ये पानी आपको लंबे समय तक दिखाई देगा। जैसे रेतीली मिट्टी है, इसी के विपरीत अगर रेतीली मिट्टी में आप पानी डाल देते हो तो रेतीली मिट्टी जो उस पानी को थोड़ी देर में सौंप हो जाती है, और ये जो काली मिट्टी जो है, वो काली मिट्टी उस जल को धारण करके रखती है, यानी कि सौंपती कम है लेकिन धारण लंबे समय तक करती है। उपजाऊपन सर्वाधिक ऐसी फसलें जिनके लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता हो, जैसे गन्ना है, कपास है, चाय, कॉफी, रबड़, चिंकोना, ये जो होते हैं जिनके लिए यानी कि पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, उस कृषि का इसमें क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। इस कृषि में नाइट्रोजन व लौह अंश जो है, नाइट्रोजन और लौह अंश जो है, उस नाइट्रोजन लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, ये मिट्टी जो है अत्यंत चौपन, अगर देखा जाए तो ज्वालामुखी का जहां निर्माण हुआ है उन क्षेत्रों में देखिए, काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार निकलने से, ज्वालामुखी निकलने से लावा की है, यानी कि ज्वालामुखी जब निकलेगा तो ज्वालामुखी में जो लावा आएगा, उस लावा के ठंडे होकर जमने से उसके आसपास के जो क्षेत्र है उनमें जाकर राख जैसे तरह से मिल जाएगी। तो इस मिट्टी का जमने से इस मिट्टी का क्या हो जाएगा, निर्माण कौन सी मिट्टी का हो जाएगा, काली मृदा का निर्माण हो जाएगा, कि ज्वालामुखी उद्गार से, लावा से जमने के बाद काली मृदा मिट्टियों का क्या हो जाता है, उद्गार हो जाएगा। बारीक कण की मिट्टी, इसके कण जो होते हैं बिल्कुल बारीक पाए जाते हैं, मोटे कण नहीं होते। काली मिट्टी जो होती है इसके कण जो होते हैं, कण छोटे पाए जाते हैं, बारीक कण जो है, बारीक कण पाए जाते हैं, जो जल जो है उस जल को कम सोखते हैं, जल को धारण करके लंबे समय तक रखते हैं। तो काली मृदा जो है, उस काली मृदा को हम, इस काली मृदा को क्या कह सकते हैं हम, महीन कणों वाली मिट्टी भी हम कह सकते हैं, चीका प्रधान मिट्टी। चीका प्रधान के मतलब है ये मिट्टी जो होती है, इस मिट्टी में चिकनापन पाया जाता है। चिकनापन ऐसे, जैसे मान लीजिए आपने इस मिट्टी में आपने पानी डाल दिया और उस पर अगर पाँव पे आप, उस पर मिट्टी पे आप चढ़ते हो, मिट्टी में होकर आप निकलते हो, पानी डाल के अगर जाते हो तो आपके पैरों के अधिक मात्रा में मिट्टी लग जाएगी। कई बार आपने देखा होगा अधिकतर मात्रा में जो मिट्टी के बर्तन जो बनाए जाते हैं, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है, उस मिट्टी के बर्तनों के प्रयोग में काली मिट्टी जो होती है, हाँ उस काली मिट्टी का ही प्रयोग किया जाता है। हाँ, जो ये जो मटकी कुल्हड़ जो बनाते हैं वो व्यक्ति वो वही करते हैं, काली मिट्टी जो होती है, काली चिकनी मिट्टी, उसका प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग करके वो व्यक्ति उसका बनाते हैं। ठीक है, चीका प्रधान, इस मिट्टी में अत्यंत बारीक कण होने, बारीक कण क्ले या चीका कहलाता है, यानी कि काली मिट्टी जो है, इस काली मिट्टी के कण बारीक होते हैं। मैंने पहले बताया कि चीका मिट्टी के बारीक कण होते हैं, उन बारीक कणों को आप या तो क्ले या चीका कहा जाता है। ठीक है, काली मिट्टी के कण जो होते हैं बारीक कण होते हैं, उन बारीक कणों को आप क्ले या चीका कह सकते हैं, यानी कि मिट्टी, काली मिट्टी में अत्यंत बारीक कण क्ले या चीका कहलाते हैं। ठीक, अत्यंत बारीक कण जो होते हैं वो बारीक कण है तो क्ला या क्या कहलाते हैं, चीका कहलाते हैं। इसका रंग जो होगा काला, क्योंकि मिट्टी कैसी है, काली मृदा है, तो रंग भी इसका कैसा होगा, काला होगा, क्योंकि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ज्वालामुखी उद्गार होने के समय राख, एक तरह की राख जिसे कहे, राख टाइप में निकलती है, और उस राख टाइप, राख का आसपास के, जैसे उद्गार मान लीजिए यहाँ ये दरअसल, इसके यहाँ ये ज्वालामुखी का उद्गार हुआ,
तो यहाँ ज्वालामुखी का उद्गार, इसके आसपास के ये जो क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों तक ये राख जो है, ये राख फैल जाती है इन क्षेत्रों तक, और राख फैलने से ये मिट्टी जो है, उस मिट्टी का रंग कैसा कर देती है, काला कर देती है। इसलिए इस मिट्टी का रंग कैसा होगा, काला रंग होगा। नाइट्रोजन व लौह अंश की मात्रा, काली मिट्टी जो होती है, उस काली मिट्टी में नाइट्रोजन और लौह अंश की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आपसे करेगा, क्वेश्चन आपसे पूछे कि किस मिट्टी में सर्वाधिक जो है लौह अंश की मात्रा या नाइट्रोजन जो है उसकी मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी। काली मिट्टी में नाइट्रोजन और लौह अंश जो है इन दोनों की सर्वाधिकता पाई जाती है, सबसे अधिक पाए जाते हैं। उसके बाद है गन्ना, कपास, मूंगफली के लिए उपयुक्त है, यानी कि आप गन्ना कर रहे हो, कपास कर रहे हो, मूंगफली उनके लिए उपयुक्त। उनके अलावा भी, यानी कि ये गन्ना, कपास, मूंगफली, तीन फसल आपके लिए, गन्ना, कपास, इनके अलावा भी चाय आप कर सकते हो, कॉफी आप कर सकते हो, सिनकोना आप कर सकते हो। इन फसलों का आप इस काली मिट्टी में क्या कर सकते हो, उत्पादन कर सकते हो। यानी कि गन्ना, कपास, मूंगफली, चाय, कॉफी, रबड़, सिनकोना जो है उनका भी उपयोग आप किसमें कर सकते हो, काली मृदा जो है, इस काली मृदा के अंतर्गत कर सकते हो। अन्य नाम, यानी कि काली मृदा जो है, इस काली मृदा को अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे इन क्या है, क्या जिंक जो है सही छोड़ रहा है, उसकी वजह से ये थोड़ा हो रहा है। चीका, चिकनी, रेंगू, कपासी, श्वेतजोत और वर्टिसोल। चीका यानी कि चिकनी मिट्टी पाई जाती है, इसलिए चिकनी, चिकनापन मिट्टी में पाई जाएगा, काली मिट्टी इसलिए चिकनी। रेंगूर मिट्टी, रेंगूर मिट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मिट्टी में सर्वाधिक जो है जल धारण करने की क्षमता कम पाई जाती है। ठीक है, रेंगूर मिट्टी यानी कि इसे अपने जल को धारण करके रखती है, सॉफ्टी कम है। कपासी मिट्टी, कपास की फसल उत्पादन की जाती है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कह सकते हैं। श्वेतजोत, ये शब्द आपको देखो नया देखने को मिलेगा, जैसे लिख रहा है श्वेतजोत, श्वेत का मतलब स्वयं इसमें जोत, जुताई हो जाती है। ऐसा होता है क्या, स्वयं इसमें जुताई हो जाएगी? नहीं नहीं नहीं, स्वयं जुताई नहीं होती, खेत नहीं जोतते, फिर तो आपको फायदा होता है ना, ट्रैक्टर के पैसे जो लगेंगे आपके, उन ट्रैक्टर के पैसों का आप तो बचत कर लोगे, वो नहीं। श्वेत जुताई का मतलब ये मिट्टी, ये खेत है, इस खेत में काली मिट्टी है, आपके यहाँ पानी आ गया, ये जो आपके मिट्टी देखोगे ऐसी दलदली से दलदला क्षेत्र हो जाता है, चिकना चिकना सा। उसके बाद जैसे ये जल सूख लेते, जल सूख जाता है आपका, तो इस मिट्टी में ऐसे यूं बीच में दरारें पड़ जाती है, जगह जगह ये दरारें पड़ जाती हैं। उस दरारों से ऐसा अनुभव होता है, ऐसा लगता है जैसे इस मिट्टी ने स्वतः ही जोत कर दी हो। श्वेतजोत जो मैं आपको बता रहा था, श्वेतजोत का मतलब होता है ये काली मिट्टी जो होती है, ये मान लीजिए जैसे आपका खेत है, इसमें ये पानी भर गया, पानी भरने के बाद ये दलदलापन हो जाता है। उस दलदलेपन के कारण क्या होता है कि कई बार ये पानी जब सोख लेती है, पानी आपका चला जाता है, उसके बाद इसमें ऐसे दरारें पड़ जाती हैं, और इन दरारों के कारण ही हमें ये लगता है कि ये खेत जो है, इस खेत की जुताई स्वयं ही हो गई है, तो वो श्वेतजोत आपकी कहलाती है। वर्टिसोसी, काली मिट्टी जो है, इस काली मिट्टी को वर्टिसोल्स जो है, उस वर्टिसोल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके जो थी काली मिट्टी थी, काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार जो होता है, लावा जमने, उससे होता है। बारीक कण वाली मिट्टी होती है, पूछा जाए कि काली मिट्टी कैसे कण वाली मिट्टी है, तो ये बारीक कण वाली मिट्टी है। चीका प्रधानमंत्री है, यानी कि चिकनी मिट्टी है। इस मिट्टी में अत्यंत बारीक कण होते हैं, अत्यंत बारीक कण उनको क्ले या चीका कहलाते हैं, यानी कि इस मिट्टी में जो अत्यंत बारीक कण जो होते हैं वो चीका या क्ले कहलाते हैं। इसका रंग काला, क्योंकि मिट्टी कैसी है, काली मिट्टी है। ज्वालामुखी उद्गार से निर्माण हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार से आसपास के राख क्षेत्र जम जाता है, उसमें मिलने से इसका उद्गार हो गया है। नाइट्रोजन व लौह अंश की सर्वाधिक मात्रा, काली मिट्टी जो है उसमें नाइट्रोजन और लौह अंश जो है, ये नाइट्रोजन और लौह अंश जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, सबसे अधिक। कपास, गन्ना, मूंगफली, या फिर कहें कि चाय, कॉफी, रबड़, सिनकोना जो है कई फसलों के लिए उपजाऊ है। और अन्य नाम आपने देख लिए, चीका, चिकनी, रेंगूर, कपासी, श्वेतजोत और वर्टिसोल। ये श्वेतजोत जो है, इसका आप ध्यान रखना कि इसे श्वेतजोत क्यों कहा जाता है। मैंने आपको अभी उदाहरण से बता दिया कि श्वेतजोत इसलिए इसको कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है उस मिट्टी का वर्णन करते हैं। इसके बाद मिट्टी जो आएगी वो आएगी आपकी नंबर 5 पर, लाल मिट्टी। अब आती है नेक्स्ट मिट्टी आपकी, नेक्स्ट मिट्टी जो है लाल मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी जो है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लाल मिट्टी जो है इसमें लौह अंश की अधिकता पाई जाती है, लौह अंश पाया जाता है। इस लौह ऑक्साइड का कारण या लौह अंश जो अधिकतर पाया जाता है, रासायनिक क्रिया लौह ऑक्साइड में करते हैं। यानी कि जब ये मिट्टी जो है, जब लौह प्रधान मिट्टी जो पाई जाती है जिसमें लौह अंश की मात्रा पाई जाती है, लौह प्रधान मिट्टी रासायनिक क्रिया के द्वारा, रासायनिक क्रिया अगर उनमें होती है, लौह प्रधान अगर कोई मिट्टी है उसमें रासायनिक क्रिया अगर हो रही है, उस रासायनिक क्रिया के द्वारा जो परिवर्तन हो जाता है,
रासायनिक क्रिया के कारण जो परिवर्तन हो जाता है वह मिट्टी रंग अपना जो है लाल धारण कर लेती है। मान लीजिए लोह प्रधान मिट्टी है, लोह प्रधान मिट्टी ने दूसरी मिट्टी के साथ रासायनिक क्रिया कर ली, उसके संपर्क में वो आ गई, तो वो मिट्टी जो है वो अपना लाल रंग धारण कर लेती है, अपना रंग जो है परिवर्तित कर लेती है, और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, लाल मिट्टी। यानी कि रासायनिक क्रिया करें, लोह अंश प्रधान या लोह प्रधान मिट्टी जो है, या आपकी लोह प्रधान मिट्टी जो रासायनिक क्रिया के द्वारा, लोह प्रधान मिट्टी रासायनिक क्रिया के द्वारा दूसरी मिट्टियों के साथ अपनी क्रिया कर लेती है, अन्य मिट्टियों से जो क्रिया कर लेती है, वो क्रिया जो परिवर्तन करती है, वो क्रिया होने के बाद जो आपका परिवर्तन होता है वो मिट्टी लाल रंग धारण कर लेती है। मान लीजिए मेरे पास ये रेतीली मिट्टी है, लोह अंश की मिट्टी इसके साथ मिली, इसके साथ मिलकर वो घुल गई मिट्टी, उस मिट्टी को घुलने के बाद क्या है कि ये जो रेतीली मिट्टी है ये भी अपना रंग परिवर्तित कर लेती है, क्योंकि इसमें लोह अंश की अधिकता हो जाती है, तो ये भी रंग अपना परिवर्तित करके लाल रंग बना लेती है। इसी प्रकार लाल मृदा जो है उसका निर्माण होता है। कई बार आपने पहाड़ी क्षेत्रों से उतरती हुई मृदा जो उसको देखा होगा, उससे भी लाल मृदा का निर्माण होता है। ये मृदा जो है यानी कि लाल मृदा जो है, इस लाल मृदा में लौह अंश की अत्यधिक, लौह अंश जो है उस लौह अंश की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। यानी कि जो लाल मिट्टी जो है उस लाल मिट्टी में लौह अंश जो है उस लौह अंश की सबसे ज्यादा प्रधानता आपको देखने के लिए मिलती है। लाल मिट्टी के अन्य नाम जैसे लेटेराइट मिट्टी, ऑक्सीसोल्स मिट्टी, यानी कि ये लाल मिट्टी जो है उस लाल मिट्टी को लेटेराइट मिट्टी या ऑक्सीसोल्स मिट्टी के नाम से भी आप जान सकते हो। एक तरह के कहे कि लेटेराइट मिट्टी इंग्लिश का नाम है, ये कहे कि आपको हिंदी का नाम दे देता है। यह मिट्टी जो है लाल मिट्टी जो है, लाल मिट्टी में आपने जल दिया, देखो काली मिट्टी जो होती है उसमें जल दिया, जल देने के बाद वो मिट्टी जो है दलदली हो गई, सूखने पर उसमें दरारें पड़ जाती थी, अलग अलग अपना क्षेत्र तो स्वतः जो जैसी दिखाई देती थी। ये लाल मिट्टी जो है, इस लाल मिट्टी की ये है कि लाल मिट्टी में आपने जल दिया, जल देने के कारण जब जल सूख जाता है, यानी कि मिट्टी में आपने जल दिया, जल सूख गया, यानी कि जल सूख लिया धरातल ने, उसके बाद ये मिट्टी कठोरपन ले आती है, थोड़ा कठोर हो जाती है मिट्टी, उपजाऊपन की जो दृष्टि उसमें थोड़ा कठोरपन ले आती है, तो ये मिट्टी सूखने पर कठोरता धारण कर लेती है। यानी कि जैसे इसका जल सूखा ये मिट्टी कठोरता धारण कर लेगी। इस मिट्टी में अत्यधिक जल में खाद की आवश्यकता होती है, अत्यधिक जल और खाद की आवश्यकता इसलिए, अगर आप जल नहीं दोगे तो ये मिट्टी सूख जाएगी, कठोरता धारण कर लेगी, कठोरता धारण कर लेगी तो उपजाऊपन कैसा होगा, कम होगा ना उपजाऊपन, हाँ उपजाऊपन नहीं, हाँ इसमें गन्ना वो खेती आप नहीं कर सकते, वो तो जल धारण अधिक रखने वाली है, जल धारण जो अधिक रखेगी वो करेगी, गन्ना कपास की जो होगा वो तो उसमें करेगी। काली मिट्टी है वो उपयुक्त इसके लिए, ऐसा नहीं आप कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, चिकनी मिट्टी में बाजरा भी आप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए पर्टिकुलर, अगर देखा जाए ये मिट्टी स्पेशल किस फसल के लिए, कौन सी फसल ज्यादा उपजाऊपन होती है, इसलिए अब मान लो मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं, आप रेतीले मैदान में भी कर लो बाजरा, कोई बात नहीं, आप कपास को कर सकते हो। आपकी अगर एक तरह से देखी जाए रेतीली मिट्टी जो होती है कपास आप करते हो, लेकिन उसमें आपको जल्दी 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 जल देने की आवश्यकता पड़ेगी ना, हाँ कपास के लिए आवश्यकता, मान लीजिए कपास की मिट्टी सूख गई, आपने रेतीले में किया, जल दिया, 2-3 दिन बाद सूख जाएगा कपास, मिट्टी सूख जाएगी तो कपास में सूखापन आ जाएगा ना, पेड़ सूखने लग जाएंगे, पेड़ जो है खत्म होने लग जाएंगे, इसलिए हाँ वो पर्टिकुलर एक होती है, जैसे मिट्टी जो होती है उनका आपस में, जैसे भाई ये मिट्टी इसी के लिए उपजाऊपन है, इसी के लिए उपजाऊपन होता है, तो वो होती है उनके लिए ये मिट्टी है, तो ये सूखने पर कठोरता लाती है, कठोरता लाने के कारण इसमें समय समय पर अत्यधिक किसकी आवश्यकता होगी, जल की आवश्यकता होगी, कठोरता लाएगी तो उपजाऊपन कम होगा, इसलिए किसकी आवश्यकता होती है, खाद डालने की। तो लाल मिट्टी जो है उस लाल मिट्टी में आपको अत्यधिक जल और खाद डालने की आवश्यकता पाई जाती है। ये आपके लाल मिट्टी थे जिसमें लौह अंश की अधिकता होती है, लौह अंश के साथ रासायनिक क्रिया, अन्य मिट्टी मिलकर रासायनिक क्रिया करती है, लौह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है तो उसका रंग लाल धारण कर लेती है, इससे लाल मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी में लौह अंश यानी कि सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, लौह अंश आपके पाया जाता है, ऑक्साइड जो होता है वो आपका सबसे ज्यादा इसी मिट्टी में आपको देखने को मिलता है। अन्य नाम लेटेराइट या ऑक्सीसोल्ट जो है, इस मिट्टी को अन्य दो नामों से आप लेटेराइट या ऑक्सीसोल्ट जो है लाल मिट्टी उस नाम से आप जान सकते हैं। ये मिट्टी सूखने पर कठोरता धारण कर लेती है, इसका जल जैसे सूखेगी मिट्टी कठोर हो जाएगी, और इस मिट्टी में अत्यधिक जल और खाद की आपको आवश्यकता होती है, उपजाऊपन करने के लिए आपको जल समय समय पर देना आवश्यक है, उसके साथ साथ आपको खाद देना भी आवश्यक है। तो ये थी आपकी लाल मिट्टी, ठीक है। उसके बाद जो आएंगी नेक्स्ट मिट्टी, वो नेक्स्ट मिट्टी हो रहा है, जैसे पीली मिट्टी अभी रह रही है, पीली मिट्टी रह रही है, मरुस्थलीय मिट्टी जो है वो मिट्टी है। तो आपकी बाकी और जो आपकी 3 मिट्टी रही है उन मिट्टियों का वर्णन और हम नेक्स्ट पार्ट